गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान का अध्याय 2 विलयन हम लोग पढ़ रहे थे। कई सारे टॉपिक का अध्ययन किया था हम लोगों ने। पिछले टॉपिक वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया था आपको। उस न्यूमेरिकल को आप फिर से करें, उसके फार्मूले की प्रैक्टिस करें। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है विलेयता। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है विलेयता, और हम लोग आज पढ़ेंगे विलेयता में कई प्रकार का है, जैसे ठोस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, गैस में गैस की, इस तरह की कई प्रकार से है इसके पार्टीशन। तो हम लोग आज पहला टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता। इसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विलेयता वास्तव में क्या होता है, क्या परिभाषा होती है इसकी। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा है जो विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप और दाब पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी अवयव की विलेयता, विलेयता का मतलब होता है घुलनशीलता। विलेयता का तात्पर्य किससे है? घुलनशीलता से। और जब भी हम किसी चीज को घोलेंगे तो किसी चीज में घोलेंगे, तो जिसमें घोलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? विलायक, और जिसको घोलेंगे उसे हम कहेंगे विलेय। तो विलेय एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक निश्चित मात्रा आपकी विलायक की हो जिसमें आपको कोई चीज घोलना है, तो जिसे आप घोल रहे हैं उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा एक निश्चित ताप पर उस विलायक में घुल जाए, वही क्या कहलाएगी? उसकी विलेयता कहलाएगी। जैसे एक साधारण सा हम उदाहरण लें कि हमने 1 लीटर पानी ले लिया, तो 1 लीटर पानी हो गया विलायक, ठीक है। अब उसका हमने एक निश्चित ताप रख दिया, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तो विलायक की निश्चित मात्रा क्या हो गई? 1 लीटर पानी। ताप कितना निश्चित हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें आप चीनी को अगर घोल रहे हैं तो चीनी की घुली हुई अधिकतम मात्रा, यानी कि एक समय ऐसा है जब कोई चीज आप घोलेंगे उसमें तो घुलता जाएगा, और एक समय बाद वह फिर घुलना उसमें बंद कर देगा, तो वही उस पदार्थ की अधिकतम घुली हुई मात्रा कहलाएगी। तो इसी को हम कहेंगे कि चीनी की पानी में विलेयता कितनी है, जो निर्भर किस पे करेगी कि जो विलेय यानी जिसको हम मिला रहे हैं और एवं विलायक जिसको घोल रहे हैं और जिसमें घोल रहे हैं उसकी प्रकृति पर, यानी वह किस प्रकार का है, और ताप और दाब क्या है, इस पर भी क्या होगा? निर्भर करेगी विलेयता। जैसा कि एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि सोडियम क्लोराइड हो गया और शर्करा। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। शर्करा यानी चीनी हो गया, ये जल में H2O में घुलनशील होते हैं, परंतु नेफ्थलीन और एंथ्रासीन ये एक यौगिक होते हैं जो H2O में घुलनशील, जल में घुलनशील नहीं होते, यदि घुलनशील होते हैं, और ये अघुलनशील होते हैं। जबकि सोडियम और क्लोराइड और शर्करा बेंजीन में C6H6 इसमें अघुलनशील होते हैं, जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में क्या होता है? घुलनशील होता है। अब अगर हम इनके प्रकृति की बात करें तो सोडियम क्लोराइड आयनिक होते हैं। इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड, आप इसका फार्मूला लिखेंगे NaCl होगा, इसमें सोडियम प्लस और Cl माइनस, ये आयनिक फॉर्म में है। जल में क्या होगा? H प्लस और OH माइनस। उसी तरह शर्करा में भी क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है क्या होता है? ऋणात्मक, यानी कि इसमें भी ऋणायन धनायन की उपस्थिति होगी, और इसमें भी ऋणायन धनायन है, इसलिए इसमें घुलनशील है। और नेफ्थलीन एंथ्रासीन क्या होगा? C6H6। अब इसमें देखिए दोनों कार्बन के ही परमाणु हैं, यानी कि धनात्मक, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी धनात्मक प्रकृति के, इसलिए ये इसमें घुलनशील है।
अब ये जो घुलने का कारण होता है वह दो तरह का होता है, एक होता है पृष्ठ तनाव और दूसरा होता है अंतरा आणविक अननोन क्रियाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस चीज को आप जिसमें घोल रहे हो उसके अंदर लगने वाले यानी कि उस यौगिक में अंतरा आणविक बल जो होगा वह समान होना चाहिए। जैसे कि कोई एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, इसको ए में हम बी को घोल रहे हैं तो ए में जो अंतराणविक बल हो वही अंतराणविक बल बी में भी होना चाहिए। तो ए बी एक दूसरे में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। और अगर अंतराणविक बल में अंतर आएगा, जैसे सामान्य तौर पे कहें कि एक में अगर आयनिक आबंध है और एक में हाइड्रोजन आबंध है तो वो क्या करेंगे, वो नहीं घुल पाएंगे। ठीक है। अब इसी के आधार पे क्या होता है, यह जैसे यहाँ आप देख रहे हैं उदाहरण, इससे क्या निर्णय निकला कि जो ध्रुवीय विलेय हैं, ध्रुवीय और ध्रुवीय का तात्पर्य क्या है, प्लस माइनस जिसमें होगा वह ध्रुवीय और प्लस माइनस जिसमें नहीं होगा, यानी कि एक ही समान प्रकार के आयन जिसमें होंगे वो अध्रुवीय, या जिनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग का अंतर बहुत कम होगा। जैसे C2H6 बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन अंतर बहुत ज्यादा है तो ये क्या होंगे, NaCl जो हो गया तो धन और ऋण है तो उसे हम ध्रुवीय कहेंगे और बेंजीन को अध्रुवीय। तो ध्रुवीय विलेय जो हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे और अध्रुवीय विलेय जो हैं वो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे। इसी से एक कॉन्सेप्ट निकाला जाता है कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो यहाँ कहा गया है कि अंतरा आणविक अननोन क्रियाएं समान होती हैं। आइए अब कुछ परिभाषा है, कुछ बिंदु हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है विलीनीकरण, घुलने की प्रक्रिया। जब हम किसी विलेय को किसी विलायक में घोलते हैं तो वह क्या होता है, धीरे धीरे उसमें घुलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो उस घुलने की यानी किसी विलेय को विलायक में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विलीनीकरण। और जब विलेय को विलायक में घोलते हैं तो जो विलयन बनता है उसमें उस विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती। तो उस विलयन में कुछ जो ठोस कण होते हैं वह उसी दौरान क्या होते हैं कि विलयन से अलग हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। यानी कि विलेय का विलायक में घुलने की प्रक्रिया और विलयन का निर्माण कहलाता है विलीनीकरण। और उसी दौरान विलयन से ठोस कणों के विलयन से अलग होने की प्रक्रिया कहलाता है क्रिस्टलीकरण। अगला बिंदु है संतृप्त और असंतृप्त विलयन। यानी कि ठोस की जो द्रवों में विलेयता है उसके आधार पर हम विलयन को दो प्रकार में बांटते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है कि जब हम किसी विलेय को किसी विलायक में घोलते हैं तो एक निश्चित मात्रा ही, यानी एक समय ऐसा आएगा कि वह विलेय अब उस विलायक में क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा। अब अगर उसमें हम विलेय को और अधिक मात्रा में मिलाएंगे तो वह ठोस कण के रूप में, अवशेष के रूप में उसमें बचा हुआ रह जाएगा। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें ठोस की एक निश्चित मात्रा एक निश्चित ताप दाब पर ही घुलनशील हो और उसमें ताप बढ़ाने पर उसमें वह फिर से घुलनशील और अत्यधिक घुलनशील न हो, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और अगर ताप बढ़ाने पर वह क्या हो, घुलनशील हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। ठीक है। तो ये हुआ आपका संतृप्त और असंतृप्त विलयन। अब देखिए प्रकृति की मैंने बात की कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप दाब पर, तो प्रकृति के बारे में आपने जान गया कि ध्रुवीय विलेय जो होंगे वह ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे और अध्रुवीय विलेय जो होंगे वह अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे, जिसके आधार पे विलीनीकरण घुलने की प्रक्रिया हो गई, ठोस के कण के अलग होने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण हो गई। और इसी प्रकृति के आधार पे ये दो प्रकार के विलयन हुए, एक संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। अब इनको हम देखते हैं कि ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो ताप का प्रभाव होता है यह ले शातैलीय सिद्धांत पर आधारित होता है। जो ले शातैलीय सिद्धांत क्या है कि किसी चीज को घुलनशील करने के लिए हम क्या करते हैं,
उच्च ताप और निम्न दाब की एक सीमा निर्धारित करते हैं, जिसे ले शताइलीय सिद्धांत कहते हैं। अब अगर प्रक्रिया जो है क्या हो, ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा का अवशोषण हो, तो विलयन की ऊर्जा अधिक होगी, यानी कि ताप बढ़ाने पर तब विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि यह विलयन किस प्रकार का हो जाएगा, असंतृप्त विलयन। और ऊष्मा क्षेपी यानी कि ऊष्मा का ह्रास हो, तब ताप बढ़ाने पर विलेयता में क्या आएगी, कमी आएगी। इसका रीजन जो है ये पृष्ठ तनाव से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ ताप बढ़ाने पे पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, इसलिए विलेयता बढ़ेगी। यहाँ ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटेगा, इसलिए विलेयता कम हो जाएगी। अगर हम दाब के प्रभाव की बात करें, तो जो ठोस और द्रव होते हैं वो अत्यधिक संपीड्य होते हैं, यानी कि इनको हम दाब का प्रभाव देकर, इस पे दाब अप्लाई करके इनको जो है हम परिवर्तित इनके आकार में नहीं कर सकते। इसलिए दाब का प्रभाव क्या होता है, ठोसों की द्रव में विलेयता के लिए अप्रभावित होता है। दाब का प्रभाव तो पड़ता है, परंतु दाब का प्रभाव अप्रभावित रहता है। तो इस प्रकार से आपने देखा पूरा, ये आप देख सकते हैं सही ढंग से कि विलेयता क्या होती है। और जो पहला बिंदु हमने देखा कि ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, उसका उदाहरण आपने देखा, प्रकृति देखी आपने, 3-4 टॉपिक जो विलीनीकरण, क्रिस्टलीकरण, विलयन के प्रकार, इसके आधार पर संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे दूसरे विलेयता के बारे में। तब तक आप इसको ध्यान से देखें, पढ़ें और इस टॉपिक को अपने नोट्स में लिखें, और फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।